अमेरिका की ओर से ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले की वजह से ईरान भड़का हुआ है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामेनाई ने अमेरिका को कड़ा चेतावनी भरा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका को अब पहले से भी ज्यादा नुकसान और हमले के लिए तैयार रहना होगा। इस बयान को एक साफ धमकी के रूप में देखा जा रहा है, जो संकेत देता है कि ईरान युद्ध को रोकने के पक्ष में नहीं है और किसी भी वक्त अमेरिकी ठिकानों पर जवाबी हमला कर सकता है। बता दें कि अमेरिका ने ईरान के 3 प्रमुख परमाणु ठिकानों फोर्दो, नतांज और इस्फहान पर हमला किया है। अमेरिकी सेना ने इन ठिकानों पर पूरी तैयारी के साथ बम गिराए, जिसपे मुख्य निशाना फोर्दो था। इस बीच उन अटकलों के सच साबित होने का खतरा भी मंडराने लगा है, जिनमें कहा जा रहा है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को बंद कर सकता है, जो कि पूरी दुनिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक है और इस कदम से दुनिया के सामने बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। आइए जानते हैं क्यों जरूरी है हॉर्मोज, और बंद हुआ तो कैसे होगा इसका असर। इजराइल के साथ जंग के बीच ईरान पहले से ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को बंद करने की चेतावनी देता रहा है। अब इजराइल के साथ ही अमेरिका के हमले के बाद यह आशंका बढ़ गई है कि ईरान हॉर्मोज को बंद कर सकता है। बता दें कि ये एक प्रमुख समुद्री तेल मार्ग है जिस पर ईरान का नियंत्रण है और यही एकमात्र वो रास्ता भी है जिससे होकर खाड़ी देशों से तेल की सप्लाई होती है। रिपोर्ट्स की माने तो इस रास्ते के जरिए ही दुनिया का 26% कच्चा तेल व्यापार होता है और अगर इसमें रुकावट आती है या फिर इसे बंद किया जाता है तो इसका असर अमेरिका समेत तमाम यूरोपीय देशों के साथ ही भारत पर भी साफ देखने को मिल सकता है। इस रूट में किसी भी तरह की बाधा विश्व तेल बाजारों में खलबली मचाने वाली साबित हो सकती है और क्रूड ऑयल प्राइस में जोरदार इजाफा हो सकता है। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण शिपिंग रूट में शामिल ये तेल मार्ग करीब 96 मील लंबा और अपने सबसे संकीर्ण स्थान पर 21 मील चौड़ा है। इसके दोनों दिशाओं में 2 मील चौड़ी 2 शिपिंग लेन है, जहां ईरान रोक लगा सकता है। ये हॉर्मोज फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। अगर ईरान ये कदम उठाता है तो फिर कच्चे तेल की कीमतों में जोरदार इजाफा देखने को मिलेगा, क्योंकि जहाजरानी कंपनियों की परिचालन लागत में बढ़ोतरी होगी। रिपोर्ट्स की माने तो भारत में हर रोज तकरीबन 37 लाख बैरल क्रूड की खपत होती है और देश अपनी जरूरत का लगभग 80% क्रूड ऑयल आयात करता है और 40% सिर्फ खाड़ी देशों से आयात करता है। ऐसे में अगर कच्चे तेल की सप्लाई में किसी भी तरह की बाधा आती है तो फिर ये बाकी देशों के साथ ही भारत के लिए बड़ी मुसीबत खड़ा करने वाला साबित हो सकता है। 21 जून की रात को अमेरिका ने जो ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर हमला किया है, इससे जो भी इजराइल और ईरान के बीच लड़ाई चल रही है उसमें एक नई दिशा आ गई है और लड़ाई भड़कने की जो है एक चांस बढ़ गई है, क्योंकि अमेरिका की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट जो है वो शायद ईरान ही नहीं कई और देश भी इसको बर्दाश्त ना करें। जैसे हाल ही में यमन ने तो अनाउंस भी कर दिया है कि वो भी ईरान के साथ इस लड़ाई में हिस्सा लेगा। तो इससे आगे क्या हो सकता है? अब आगे देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि क्या अमेरिका कंटिन्यू करेगा या सिर्फ इस बॉम्बिंग के बाद बंद कर देगा। दूसरा, जो ईरान के मित्र देश हैं वो इस लड़ाई में आएंगे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तीसरा, ये लड़ाई और कितना लंबी देर तक चलती है। चौथा, अमेरिका के जो ठिकाने हैं, मिलिट्री ठिकाने हैं मिडल ईस्ट और यूरोप में, उनके ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा। ये सारे सवालात हैं जिनका जवाब आपको धीरे धीरे मिलना शुरू होगा, क्योंकि ईरान ने तो साफ कह दिया है कि हम रिटेलिएट करेंगे, हम इसका जवाब देंगे। सबसे बड़ा नुकसान जो होने वाला है मुझे लगता है वो है ग्लोबल कम्युनिटी को, क्योंकि इससे एक तो अस्थिरता जो है वो बढ़ेगी और दूसरा जो तेल की कीमतें हैं वो आसमान छूने वाली हैं। सर वही इससे, क्योंकि मिडिल ईस्ट जो है जो सारी कंट्रीज है वहाँ देश पूरा वर्ल्ड जो है डिपेंडेंट है उनके ऊपर ऑयल को लेके। तो अगर ये वॉर बढ़ता है और भी कंट्रीज में ज्वाइन करके तो कितना पूरा ग्लोबल एक प्रॉब्लम हो जाएगा। देखिए, जैसे मैंने कहा, तेल की कीमतें बढ़ने वाली हैं और अगर खुदा न खास्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किसी कारणवश ईरान बंद कर देता है तो फिर तो ये कठिनाई बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाली है। इसलिए पूरी दुनिया की नजरें इसी बात के ऊपर हैं कि लड़ाई जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ ना जाए और ईरान उसको बंद ना करे। तो ये एक बड़ी बड़ी मुसीबत बढ़ने वाली है पूरी दुनिया के लिए, खासकर उन देशों के लिए जैसे भारत जैसे देश है जो कि अपना ऑयल इंपोर्ट करते हैं। सर वहीं ट्रंप ने जो बोला है
एक तरफ तो उन्होंने कहा है कि अब पीस होना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि और भी टारगेट्स है जिसको यूएस टारगेट कर सकता है। अभी तो हमने 3 ही किए। यही तो मैं कह रहा हूं ना कि अमेरिका की नीति स्पष्ट नहीं है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने पहले कहा कि हमें इस लड़ाई के साथ लेना देना नहीं है, उसके बाद उन्होंने कहा कि हम इजरायल का साथ देंगे, अब उन्होंने डायरेक्ट इंटरवेंशन कर दी है। तो अमेरिका और खासकर प्रेसिडेंट ट्रंप की जो पोजीशन है वो क्लियर नहीं है। और कल रात को जो अटैक हुए हैं उसके अंदर अमेरिका के अंदर एक डिवीजन हो गई है, डेमोक्रेटिक्स और रिपब्लिकन के बीच में, रिपब्लिकन्स के बीच के अंदर, रिपब्लिकन पार्टी के बीच में 2 गुट बन गए हैं, एक गुट जो चाहता था, दूसरा जो नहीं चाहता है। तो इस तरह से अमेरिकन पॉलिटिक्स के अंदर भी और अमेरिका की जो पॉलिसी है उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है। वहीं अमेरिका की ओर से ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमलों के बाद इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बयान भी सामने आया है। इस कार्रवाई के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका का शुक्रिया अदा किया। नेतन्याहू ने कहा कि अमेरिका वास्तव में बेजोड़ है, इसने वो किया है जो धरती पर कोई दूसरा देश नहीं कर सकता। इतिहास दर्ज करेगा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने दुनिया के सबसे खतरनाक शासन, दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों को नकारने के लिए काम किया। वो तो कहेंगे ही, क्योंकि उनका तो स्टेटेड एम ही इस लड़ाई का यही है कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह करना है। तो उनकी तरफ से तो ये कहा जाए, जो शाबाश दी गई है अमेरिका को, वो दुरुस्त है। लेकिन ईरान ने जो कहा है वो भी चौंकाने वाली बात है। ईरान ने कहा है कि हमने वहां से पहले ही अपने जो वहां पे न्यूक्लियर हमारी एसेट्स थी हमने वहां से हटा ली थी, इसलिए वहां कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो फिर फायदा क्या हुआ इस स्ट्राइक का? सर, वही यूएन सेक्रेटरी जनरल भी काफी चिंतित है। उन्होंने कहा है कि डी-एस्केलेशन होना चाहिए। ये काफी डेंजरस हुआ जो भी यूएस ने किया। यूएन हैज बिकम एन इनइफेक्टिव बॉडी। एक बिल्कुल ही यूनाइटेड जो संयुक्त राष्ट्र है वो एक इनइफेक्टिव बॉडी बन चुकी है। अमेरिका संयुक्त राष्ट्र की सुनता नहीं है, अमेरिका अपनी मर्जी चलाता है, और जब अमेरिका कुछ करता है तो संयुक्त राष्ट्र भी चुप हो जाता है। तो इसलिए इनके बयानात पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। इंडिया को कितना असर हुआ है इस सारे? देखिए, इंडिया चाहता है कि ये लड़ाई दोनों देश मिलकर सुलझाएं और जल्द से जल्द इस पर जो खत्म होनी चाहिए। इंडिया नहीं चाहता कि किसी के दबाव में आकर लड़ाई खत्म की जाए। तो इसलिए भारत का जो मौकिफ है, भारत का जो स्टांस है, बिल्कुल साफ है। भारत उसको भी दृढ़ है। लेकिन जो हालात बन रहे हैं, जिनसे तेल की कीमतें बढ़ने वाली हैं और स्थिरता जो बढ़ रही है दुनिया के अंदर, उससे निश्चित है कि बाकी देशों की तरह भारत भी चिंतित होगा। तो क्या लगता है कि एस्केलेशन होगा? क्योंकि इसमें हो सकता है कि अगर एस्केलेशन हो तो चाइना और बाकी उनको भी पढ़ना पड़ेगा। इसमें बड़ी कंट्रीज को भी वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहा है। जैसे मैंने कहा कि वर्ल्ड वॉर की तरफ तो नहीं, लेकिन एस्केलेशन है। और जो ईरान के साथी हैं, जैसे उनका अपना नाम लिया आपने, चीन, नॉर्थ कोरिया, रशिया, अगर ये देश क्या लड़ाई में डायरेक्ट शामिल होंगे, ये सवाल अभी इतना जल्दी आप जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि उनके भी अपने इंटरेस्ट हैं। लेकिन लड़ाई बढ़ रही है, इसका दायरा बढ़ रहा है और अगर डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट सपोर्ट जो है ईरान के लिए काफी बढ़ेगी। अमेरिका की ओर से 3 परमाणु ठिकानों पर हमलों के बाद ईरान ने पहला बयान जारी किया है। ईरान का कहना है कि उसकी न्यूक्लियर साइट्स को कोई नुकसान नहीं हुआ है और वो पूरी तरह सुरक्षित है। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा एक बहुत ही बड़ी मिलिट्री कार्रवाई की गई है और ये अमेरिका के स्ट्रेटजिक बॉम्बर्स के द्वारा ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स फोर्दो, नतांज और इस्फहान पर एक बड़ा हमला किया गया है। और इस बात की प्रबल संभावना दिखाई दे रही थी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ऐसी किसी सीधी मिलिट्री कार्रवाई में उतर सकता है, क्योंकि चाहे वो आज का यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ट्रंप प्रशासन हो या पिछले अन्य अमेरिकी प्रशासन रहे हों, सभी ने इस बात की संकल्पबद्धता लगातार व्यक्त की थी कि वो ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर नहीं करने देंगे। और इजराइल तो ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स को अपने लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट के तौर पर देखता है। तो ऐसे में जब ईरान अपने न्यूक्लियर वेपन्स के प्रोग्राम को तेज गति से आगे बढ़ा रहा था और IAEA की बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक में भी इस बात को स्वीकार किया गया था कि ईरान अपने यूरेनियम इनरिचमेंट के प्रोग्राम को तेज गति से आगे बढ़ा रहा है, तो ऐसे में ये जो बड़ी मिलिट्री कार्रवाई
अपेक्षित थी, इमिनेंट थी। और ये जो एक्शन इजराइल ने लिया और उसके बाद अब अमेरिका जिस तरह से सीधे इस पूरे युद्ध में उतर गया है, वो जाहिर है कि एक मेजर एस्केलेशन है और ये एक बड़ी मिलिट्री कार्रवाई अमेरिका ने की है। और मेरे असेसमेंट के मुताबिक ईरान इसे ज़रूर रिस्पॉन्ड करेगा, लेकिन जो ईरान को जाहिर है कि इस इजरायली और अमेरिकन एक्शन से एक बहुत ही बड़ा डिवास्टेटिंग ब्लो उसे झेलना पड़ा है, एक उसे विनाशकारी क्षति उठानी पड़ी है। और ईरान के जो डीप अंडरग्राउंड जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं वो इस हमले में बड़े तरीके से उसको क्षति पहुंची है, स्पष्ट है। और वो जो विशेष रूप से जो फोर्डो का जो सबसे महत्वपूर्ण न्यूक्लियर साइट थी, वो ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि वो तबाह हुई है। और अन्य जो न्यूक्लियर साइट्स चाहे वो नतांज हो चाहे इस्फहान हो, उसको भी अमेरिका ने विनाशकारी क्षति उस पर पहुंचाई है। तो ये इस पूरे इजराइल ईरान के बीच का जो युद्ध चल रहा था उसका एक मेजर एस्केलेशन है और अमेरिका की इस पूरे युद्ध में एंट्री ने इस पूरे युद्ध के स्वरूप को और भी बड़ा कर दिया है। फिलहाल पूरी दुनिया की नजर अब इस बात पर टिकी है कि अमेरिका की ओर से ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले के बाद अब वो क्या करेगा। क्या वो वार्ता का रास्ता अपनाएगा या फिर ये जंग और भीषण रूप लेगी।